सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज जो हमारा होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान का मॉक टेस्ट होने वाला, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो आपको याद रखना है, सभी के आंसर आपको फटाफट से कमेंट में बताना है। जितने भी क्वेश्चन आपको पता है उसके आंसर आपको बताना है। और याद रखना, वीडियो के जस्ट बाद इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जितने भी साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हाईफाई स्टडी 94 बिना किसी स्पेस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या रामगुप्त। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 7 के साइड जा रहे हैं, श्रीगुप्त, वो एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि बुद्ध चरित के लेखक थे। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, कालिदास थे या फिर चरक थे। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे कि बुद्ध चरित के लेखक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन लगभग पिछले साल पूछा गया है। तो वेरी गुड, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 1 की साइड जा रहे हैं अश्वघोष, तो वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वघोष। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो कहा गया है शून्य के आविष्कारक थे। शून्य के आविष्कारक कौन था? आर्यभट्ट थे, भास्कर थे, सीवी रमन थे या वाराहमिहिर थे। क्या थे? वाराहमिहिर थे। तो ये तो सबको पता होगा भाई कि शून्य के जो आविष्कारक थे वो कौन था? तो आर्यभट्ट थे। यानी ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। 3 का ए हो जाएगा परम सत्य आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित के लेखक हैं। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं, हर्षवर्धन हैं, वेनशांग हैं या फिर कालिदास हैं। तो फटाफट से भाई बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 1 की साइड जा रहे हैं बाणभट्ट, उनका एकदम राइट आंसर है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। अगला जो क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर, वो कह रहा चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो, धार, खजुराहो या फिर कन्नौज। तो चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी वो सभी लोग बताएंगे। उज्जैन थी, धार थी, खजुराहो थी या फिर कन्नौज थी। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो भाई बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं कि सर 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 खजुराहो, इट विल बी राइट आंसर। खजुराहो क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर कि दास वंश कहा जाता था। चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को या इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश और किस नाम से, किस वंश को कहा जाता था, तो वो बताना है आपको। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से भाई सभी साथी जवाब देंगे। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेरी गुड, सभी साथी आंसर दे रहे हैं कि सर 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानता था। क्योंकि आपको याद होगा कि दास को क्या कहते हैं हम लोग? दास को हम लोग गुलाम भी कहते हैं। तो गुलाम वंश, दास वंश बात एक ही होती है, तो दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना? दास वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, गुलाम वंश का अंतिम शासक था फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग ये पिछले भी साल पूछा भी गया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन था? फिरोज शाह थे, गयासुद्दीन बलबन थे, कैकुबाद थे या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 कैकुबाद। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था मेरा कैकुबाद। तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। 7 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। कहा गया है
कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? समतापमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती दोस्तों वो किस परत में घटित होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो ये क्वेश्चन पिछली बार कराया भी गया था। तो ये जो घटनाएं होती भैया वो होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें होती हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल में होती हैं। ये क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बा को लॉक किया जाए, क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, वायुदाब को मापने की इकाई है। वायुदाब को किस इकाई से मापते हैं? मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन या फिर एम्पियर। सेल्सियस, केल्विन या फिर एम्पियर। तो फटाफट से बताएंगे सभी साथी। तो दोस्तों 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर आ के साइड जा रहे हैं, मिली बार इट विल बी परम शक्ति आंसर। मिली बार क्या हो जाएगा? वायु दाब को मापने की इकाई हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया, मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है 24 घंटे, 6 माह, 3 माह या फिर 12 घंटे में। जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनकी दशा में परिवर्तन कब होता है? 24 घंटे में होता है, 6 माह में होता है, 3 माह में होता है या 12 घंटे में होता है। तो फटाफट से भाई सभी साथी जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से भाई सभी साथी जवाब देंगे तो वेरी गुड। जो मानसूनी हवाएं होती हैं दोस्तों वो हमारी 6 महीने पे बदलती हैं। कब कब बदलती हैं? 6 महीने पे बदलती हैं। और याद रखना, अगर मौसम की बात करा जाएगा दोस्तों तो मौसम जलवायु में और ये सब में बहुत अंतर है। मौसम डेली का डेली बदलता है, लेकिन जलवायु जो होता है वो सीजनी होता है, वो सीजन वाइज ही बदलता है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर कह क्या रहा है कि गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है फ्लैक्टन धारा, फ्लैक्टन धारा, सारगैसम धारा, जलकुंभी या गाजर घास। जलकुंभी या गाजर घास। तो फटाफट से सभी साथी बताएंगे 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो 11 नंबर का राइट हो जाएगा आंसर वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, फ्लैक्टन धारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लैक्टन धारा, इट विल बी राइट आंसर। देखते बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा 12 नंबर कह रहा, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो भारतीय नागरिक हैं उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 2 प्राप्त हैं, 4 प्राप्त हैं, 6 प्राप्त हैं, 8 प्राप्त हैं। तो जितने भी साथी भाई वीडियो देख रहे हैं उनको रमन सर ने पहली क्लास में बताया था, जब सेकंड सेमेस्टर चालू किया था उन्होंने, तब भी सबसे पहली क्लास उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही ली थी, भारतीय संविधान की उन्होंने पहली क्लास ली थी। उसमें ही उन्होंने बताया था कि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो टोटल प्राप्त हैं भैया 6। कितने प्राप्त? 6 प्राप्त हैं। यहाँ वैसे नाम नहीं पूछा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को 6 के नाम याद रखने की 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, क्योंकि परीक्षा में वो भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन मेरा कहा गया 13 नंबर कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ 5 अप्रैल 2005, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005 या 15 सितंबर 2005। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 2050 नहीं भाई 2005 है, ठीक है ना, 0 लिख गया थोड़ा टाइपिंग करने में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से सभी साथी बताएंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो था 2005 में पारित तो हुआ था, लेकिन किस डेट को पारित हुआ था वो आपको बताना है। तो जो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे सूफी, जर्राह, पीर या खानसामा। तो क्या कहलाते थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल देना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी साथी दाग दो भैया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 14 नंबर सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे। चलिए तो भाई जितने भी साथी 14 नंबर का दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 की, उनको क्या कहते थे? पीर कहते थे। तो वो एकदम करेक्ट खेल रहे हैं भाई, एकदम धांसू खेल रहे हैं। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 से, 1916 से या 2010 से या 2011 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से भाई बताइए
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत की बात नहीं किया गया है दोस्तों, ये पूछा गया केवल हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है। तो जितने भी साथी 15 नंबर का बा आंसर दे रहे हैं 1960, वो एकदम राइट खेल गए। 1960 हो जाएगा कि हरित क्रांति के जो शुरुआत हुई थी तो 1960 से हुई थी। और याद रखना है हरित क्रांति की भारत में खोज किसने की थी? तो एम एस स्वामीनाथन ने की थी। भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगले नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं 16 नंबर। तो कहा गया हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, पशुधन से या कृषि उत्पादन वृद्धि से। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 16 का परम शक्ति आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई 16 नंबर का राइट आंसर? तो भाई जितने भी साथी 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बा दे रहे हैं कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, वो एकदम राइट है। कृषि उत्पादन में आपको आत्मनिर्भरता बनाने के बारे में ही बताया गया है हरित क्रांति में। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति हमारी कृषि से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 17 नंबर कह रहा है चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। चोल काल में सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा किसकी है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया था। विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या भगवान बुद्ध की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों को पता है कि जो चोल काल निर्मित जो चोल काल था हमारा, उसमें क्या होता था कि सबसे ज्यादा किस भगवान को मान्यता दी जाती थी? वो दोस्तों दी जाती थी नटराज को। ऑप्शन नंबर बा को लॉक किया जाए, बी इट विल बी राइट आंसर। नटराज क्या हो जाएगा? मेरा परम शक्ति आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। वह कौन सा सुल्तान था जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद तुगलक। कौन था भैया जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया? और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस बार कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। टाइम बहुत ही कम मिला, सभी को पता है। तो 18 नंबर का जितना भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, वो एकदम राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर तो कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या फिर काबुल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी? तो भाई जितने भी साथी 19 नंबर का ऑप्शन नंबर शाह दे रहे हैं अजमेर, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों अजमेर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है हिजरी संवत चलाया गया। हिजरी संवत, तो हिजरी संवत दोस्तों कब चलाया गया ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हो, बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है हिजरी संवत कब चलाया गया। बाबर द्वारा चलाया गया, हुमायूं द्वारा चलाया गया, अकबर द्वारा चलाया गया या फिर शाहजहां द्वारा चलाया गया है। तो फटाफट से भाई सभी साथी इसका जवाब बताएं। फटाफट से भाई सभी साथी इसका जवाब बताएं। और एक बार मैं फिर से बता दूं, जितने भी साथियों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हाई फाई स्टडी 94 वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के तुरंत बाद वहां पर पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाता है। जितनी भी पीडीएफ होती हैं इंग्लिश और मैथ की पीडीएफ छोड़कर बाकी सभी पीडीएफ वहां पर आपको दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो फटाफट से भाई सभी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। और एक बात और फिर से बता दूं, जो नए साथी मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी क्लासें डेली का डेली टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। तो 20 नंबर का जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा अकबर द्वारा, वो एकदम राइट है, वो एकदम राइट है, ठीक है ना। देखिए देखते हैं 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी साथी भैया ऑप्शन नंबर शाह के साइड जा रहे हैं अकबर द्वारा, तो वो एकदम राइट है, अकबर द्वारा एकदम राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। जो खानवा का युद्ध था उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है वो आपको बताना। दिल्ली है, आगरा है, सोनीपत है या फतेहपुर सीकरी है।
कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी साथी फटाफट से बताएंगे। 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी भाई फटाफट से बताएंगे। दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में या फतेहपुर सीकरी में। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 7 के साइड जा रहे हैं सोनीपत, वो एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा एकदम राइट आंसर। सॉरी सोनीपत नहीं होगा भाई, वो फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, किसने किया, दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या फिर जीजाबाई ने। जो मराठों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा था, उसमें उनका जो नेतृत्व था किसने किया था, दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या जीजाबाई ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जितने भी साथी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 7 ताराबाई, वो एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताराबाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो कहा गया, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है। तो जो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आंग्ल यानी कि जो आंग्ल इंडियन होते हैं उनके लिए लोकसभा में केवल 2 सीटें ही होती हैं, 2 से ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे 24 का राइट आंसर। तो 24 का जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, बदलने का अधिकार है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा न्यायालय है, उसको अपने खुद के फैसलों को बदलने का अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया 25 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 7 बता रहे हैं संपत्ति का अधिकार, वो एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति के अधिकार से सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं, घर घर में विवाद ऐसे चलते रहते हैं। बात करते 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होती है, जिसमें जितना खर्च करते हैं उतने कमाते हैं, बराबर होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। 26 का राइट आंसर, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में या फिर बजट में। तो 2015 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 12 संतुलित बजट में। संतुलित बजट में एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कहा गया, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल, असम या फिर बिहार। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। और एक बार भाई जितने भी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली का डेली आपको मिलती रहती है। और अगर आप डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में हैं या फिर आप टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बिहार व पश्चिम बंगाल, वो एकदम राइट हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो संबंधित है वो बिहार व पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, जो कि मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुववृत्त पर, उत्तरी दक्षिणी ध्रुववृत्त पर या केवल दक्षिणी ध्रुव पर। तो आप लोग जल्दी से बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन कहाँ होता है। तो वेरी गुड भाई, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर आ बता रहे हैं उत्तरी ध्रुव पर, वो एकदम राइट बता रहे हैं। उत्तरी ध्रुव पर वो एकदम
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर आ नहीं होगा दोस्तों, वो ऑप्शन होगा आपका शाह। कौन सा होगा? शाह। उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर भैया 6 महीने के दिन और रात होते हैं। तो ये ऑप्शन आ ना होकर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो याद रखना, ऑप्शन सा हो जाएगा मेरा राइट आंसर। देखिए लिखने में मिसप्रिंट हो सकती है, तो आप लोग टेंशन मत लिया करिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको हम लोग देखते हैं। 29 नंबर कहा गया, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग पठार, समुद्र पंख, महासागर धारा या पर्याय द्वीप। जो तीनों ओर घिरा पृथ्वी का भाग है उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। और यह क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया था। तो जितने भी साथी 29 नंबर का द आंसर दे रहे हैं पर्याय द्वीप, वो एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर जो एकदम लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। जो मूंगफली खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। तो ये मिट्टी वाली क्लास में आपको बताया गया था कि किस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर आ बता रहे हैं काली मिट्टी, वो एकदम राइट हो जाएगा। काली मिट्टी एकदम राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी।